हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था यूपी टेट 2013 का सेकंड पेपर, और आज मैं यूपी टेट 2016 का पेपर सेकंड लेकर आ गई हूँ, जिसमें आपको सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस बोल सकते हैं आप, और उसमें बहुत सारे अदर सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देखिए। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। 2016 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा कौन सी महासागरीय धाराएं हैं जिसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। ये आपका यूएसयू है, कैनारीज है, ब्राज़ील है, या फिर बेंगुएला है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर के हैं, जो 2016 में पूछे गए हैं। और मैंने सारे पेपर को एनालिसिस किया तो कई सारे क्वेश्चन क्या हुए हैं कि रिपीट हुए हैं। चाहे वो आपके पेपर 1 में, पेपर 2 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर 1 में रिपीट हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर 1 में के EVS में भी काम आएगा। डेकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो आपको कई सारे पर्वत, जो पूरे विश्व के पर्वत होते हैं, इसमें आपको विश्व का जियोग्राफी, विश्व का भूगोल इसमें पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो डेकेंसबर्ग पर्वत है ये कहाँ पर है। चीन में है, स्विट्जरलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, या फिर श्रीलंका में है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों में वह कौन है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध। तो आपको पता ही है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और मंगल के भी उपग्रह हैं, बायोस और डिवोस करके एक होता, दो ग्रह बहुत बड़े बड़े हैं। बृहस्पति के भी काफ़ी सारे हैं ग्रह, उपग्रह। लेकिन यहाँ पे बुध के जो है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बुध। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की। सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादर एवं नगर हवेली की, दमन एवं द्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। तो सिलवासा राजधानी, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे सवाल है। तो जो सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। और देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिख दिया है कि अब यह केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, जो भी चीज़ें बदली है तो मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो इस हिसाब से जो है आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। क से कपास और क से काली, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं काली मिट्टी। ये सारे क्वेश्चन आपको EVS जो पेपर 1 होगा यूपी टेट का, EVS में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर 2 के क्वेश्चन देखे वो पेपर 1 में भी रिपीट किया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं कि स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। छत्रकशिला, हिमोड, विभ्रंश घाटी, डोलाइन। इनमें से क्या है जो स्थलाकृतियों में इसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी। विभ्रंश घाटी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। पूर्णमासी के दिन पड़ता है चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दिन होता है, या फिर प्रथम चतुर्थांश में होता है, या फिर तृतीय चतुर्थांश में। तो चंद्र ग्रहण आपको पता ही होगा कि पूर्णमासी के दिन होता है। जब पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि उस टाइम चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे पूर्णमासी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, या फिर 25 अक्टूबर 1948। तो यहाँ पे कई सारे आपसे दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर 2 में या फिर EVS में। ये पेपर 2 का आपका सोशल स्टडी है, जो 60 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो आपका कम से कम आयु कितना होना चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या 30 वर्ष। तो आप सभी को यहाँ पे पता होगा, आपने ग्राम पंचायत पढ़ा होगा, ग्राम का चुनाव जो होता है वो पढ़ा होगा। उसमें बताइए कि 21 वर्ष जो होता है वो जुड़ने की आपकी आयु होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियाद की ढांचा का सिद्धांत दिया था।
आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे केस भी हुए हैं जो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिससे चीज़ों को बदला गया है। जो अभी एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो इसमें से जो है आपका है जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था वो केशवानंद भारती के मामले में हुआ था। तो ये आपका केशवानंद भारती मामला जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कैसे करता है? उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? तो आपका ये जो सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है। वह कौन सा निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो निश्चित करता है कि जो कोई विधेयक है वो धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का स्पीकर? तो इसमें से आप दो को तो ऐसे ही हटा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का स्पीकर। क्या है? धन विधेयक से रिलेटेड जो भी काम होता है वो लोकसभा का स्पीकर द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? मतलब शिक्षा द्विध्रुवीय है या किसने कहा था? एडम्स ने, फ्रॉबेल ने, डीबी ने या फिर ओ बी स्मिथ ने? तो शिक्षा को द्विध्रुवीय एडम्स ने कहा था। एडम्स यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर में पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल या इतिहास? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र। आपको पता ही कि अपर प्राइमरी की बात हो रही है, उसमें दर्शन शास्त्र सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं होता है। आपको दर्शन शास्त्र वगैरह जिसको फिलॉसफी कहते हैं, ये ज़्यादातर कॉलेज वगैरह में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो है दर्शन शास्त्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय व शक्ति की बचत, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ना। तो विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत जो है वो व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। व्याख्यान विधि में स्व अध्याय की आदत नहीं विकसित होती है। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? मतलब आप भी एक शिक्षक अगर बनेंगे तो कितने अंश के कोण पर आपको खड़े होकर वहाँ पे लिखना होगा? तो आपने अगर पढ़ा होगा अपने बीटीसी या फिर बीएड के दौरान, तो 45 डिग्री यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत का विकास, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छा नागरिक होना या फिर उपयुक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधि का उद्देश्य आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी के सभी यहाँ पे आपके बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो वैष्णव और शैव को तो आप ऐसे ही निकाल देंगे। बौद्ध और जैन में से कोई होगा तो इसमें आपका सही हो जाएगा जैन धर्म। इसमें देखिए आपको आपने पढ़ा ही होगा, इसमें जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म में ऐसा त्रिरत्न है। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? अगला सवाल है, भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने या फिर बाणभट्ट में? कुछ इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, तो मतलब कि है ये आपका सोशल स्टडी ही, लेकिन हिंदी टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भवभूति। भवभूति क्या है कि मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी? तो भवभूति ने। भवभूति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में आपको पता ही कि जंतर मंतर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? कृति सिंह ने, अजित माल ने, विजय सिंह ने या फिर जय सिंह द्वितीय ने? जय सिंह दो थे, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कराया था, तो जंतर मंतर का निर्माण आपका जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे आपका जय सिंह द्वितीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1978 में, 1980 में, 1878 में, 1888 में, 1885 में या फिर 1888 में? 80, 88, 85 या फिर 78? तो आप वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था ये आपका पारित हुआ था 1878 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भी इन्हें बोला जाता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, J.P. कृपलानी ने या फिर नरसिंह मेहता ने। तो भूदान आंदोलन आपको पता ही होगा कि विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। विनोबा भावे यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप PRE 4.0 की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से 4 व्यक्ति में से कौन एक ऐसे हैं जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं रखते हैं? भगत सिंह है, अशफाक उल्लाह खां है, राम प्रसाद बिस्मिल है या फिर राजेंद्र लाहिड़ी है। तो जो काकोरी रेल कांड हुआ था उसमें आपके ये 2, 3, 4 वाले थे, भगत सिंह नहीं थे। तो भगत सिंह यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंधु, घट खरपर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? मतलब ये तीनों थे, इन सभी में चारों में क्या समानता थी? ये सभी गुजरात के थे, ये सभी बौद्ध धर्म के विचारक थे, या फिर ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या फिर ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे? तो सुबंधु, घट खरपर, छपड़क और वीरसेन, इनमें क्या थी समानता? तो ये सभी क्या थे? ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें मैंने ऑलरेडी सुमेलित करके मैं ले आई हूँ। इसमें देखिए ये है चौसा का युद्ध आपका, चौसा का युद्ध जो आपका हुआ था वो आपका 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच। ये मैंने ऑलरेडी सही सुमेलित करके ले आया है, अगर जो भी आप में से देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। घाघरा का युद्ध आपका 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच। कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। तो क्वेश्चन में अलग अलग दिया था, मैंने उसको मिलाकर यहाँ पे ले आई हूँ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अब इसको देखिए काल क्रम अनुसार लगाना, व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया, मतलब कौन पहले था कौन बाद में था। तो यहाँ भी मैं पहले ले आई हूँ। ये आपका सबसे पहले देखिए क्लाइव आ जाएगा, दूसरा नंबर, पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। क्लाइव आएंगे, फिर हेस्टिंग आएंगे, फिर कार्निवाल्स आएंगे, फिर वेलेजली आएंगे। तो ये आपका ये भी मैंने सही करके ले आया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन पाया जाता है? तो एक महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन का नाम आए तो आपको बताइए कि पश्चिम बंगाल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, चंबल नदी, सतलुज नदी या फिर यमुना। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का जैसे ही नाम आता है आपका महानदी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? मतलब पूरे विश्व का पूछा गया है। काल्हारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, बिहार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का एक खैरा रोग है जो नाइट्रोजन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है, जिंक या फिर पोटास की कमी से। धान का जो खैरा रोग है ये आपका जिंक की कमी से होता है। जिंक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आलू क्या है? आलू एक जड़ है, तना है, पुष्प है या फिर पत्ती है? तो देखिए पुष्प और पत्ती तो बिल्कुल नहीं है, दो ऐसे ही हट गए। तो आलू जो है आपका एक तना है, ठीक है। जो जितने भी कंद आते हैं वो आपके तना में ही आते हैं। तो यहाँ पे आपका तना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जड़ जैसा तो आलू लगता भी नहीं है। खरीफ की फसल क्या क्या है? तो आप लोग खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल देख लीजिएगा, इससे सवाल हर साल पूछा जाता है। और जो बहुत सारे कल्चर होते हैं, एपीकल्चर, सिलीकल्चर, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी क्रांति हुई हैं, श्वेत क्रांति और गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खरीफ की फसल गेहूँ, धान, आलू, चना। तो धान जो है ये आपकी खरीफ की फसल है, धान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्का का जन्म स्थान है भारत में, चीन में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो मक्का जो है ये अमेरिका का है, और विशेषकर ये जो मध्य अमेरिका होता है, मैक्सिको, वहाँ का है आपका मक्का। मक्का आपका यहाँ अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है? प्रमाणित बीज जो होता है उसके थैले पर टैग लगा होता है, उसका रंग कौन सा कलर का होता है? नीला, सफ़ेद, लाल या फिर पीला?
तो यहाँ पे जो बीच के थैले पर टैग लगा होता है वो नीले रंग का होता है। नीला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड आ गया। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है? सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फिर फल विज्ञान से? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सब्जी विज्ञान से। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध सब्जी विज्ञान से। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? एक आपका देखिए आम का पकाने का भी सवाल आ जाता है। तो जो एथिलीन होता है उससे फल पकाया जाता है। एथिलीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पपेन का स्रोत क्या है? आम, बेल, पपीता या फिर केला? तो यहाँ पे पपेन आपका पपीता का से संबंधित है। पपीता यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीची फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? लीची का जो फल होता है उसका कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं, मासल एरिल खाते हैं या फिर अंत फल भित्ति खाते हैं? तो जो मासल एरिल होता है लीची का भाग वो हम लोग खाते हैं। मासल एरिल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? सही हो जाएगा 29 अगस्त में मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन वाले दिन खेल दिवस मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था? 1886, 1896, 1906 या फिर 1916? तो 1896 आपका बिल्कुल बी जो है दूसरा नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। खिलाड़ी में एक डोपिंग परीक्षण होता है वो किससे किया जाता है? रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र दोनों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? मतलब खिलाड़ी में एक डोपिंग परीक्षण होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रक्त और मूत्र दोनों द्वारा। जो बाथरूम और ब्लड होता है उसी से आपका डोपिंग परीक्षण किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो खिलाड़ी को दिया जाता है कोच को दिया जाता है, शिक्षक को दिया जाता है या फिर वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। जो एक अच्छा कोच होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? आपको पता ही होगा, आपने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो आपको पता ही कि प्रस्तावना में आज तक एक ही बार हुआ है संशोधन। तो ये कौन सा संशोधन था? 41वां संशोधन, 42वां, 43वां या फिर 44वां? तो 42वां संशोधन क्या है आपका? पंथ निरपेक्ष जब हुआ था तो उसी में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आ गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे सम्मेलन हुए थे। तो 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा में, मार्गरीटा में, दिल्ली में या फिर लुसाका में? तो यहाँ पे मार्गरीटा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना होगा, ये क्या है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वो है जो वो कौन सा अधिकार है? तो ये आपका एक विधिक अधिकार है। कई सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो एक विधिक अधिकार होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु में जो द्विसदन होता है आपको पता होगा, कई जगह पे एक सदन होता है, कई जगह पे द्विसदन होता है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आपको पता ही होगा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो ये होता है द्विसदनी। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो ये आपको पता ही होगा 86वां संविधान संशोधन। जो टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं बार बार ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका 86वां संविधान संशोधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका फीमर होता है, जो हाँ फीमर जो होता है वो अस्थि, फीमर पढ़ लेते हैं। जो फीमर होता है वो आपकी सबसे मजबूत अस्थि, सबसे लंबी और सबसे मजबूत होती है। फीमर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको पता ही है कि विटामिन सी जो होता है यहाँ पे दिया है DAE, और बी और सी जल में घुलनशील होता है। जो आपको पता ही होगा, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में। तो बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ADE के आपके वसा में घुलनशील होते हैं। एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट पर लिखे
शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष कौन सा है? मेज पे रखा पढ़ लेती है, नहीं पढ़ पाती है, किंतु बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ लेती है, मतलब उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है पर पास की वस्तु नहीं दिखती है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये आपको पता ही है कि तपेदिक या टीबी से बचाव करता है बीसीजी का। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत हैं? ये सवाल देखिए कल भी आया था हमारा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका टीबी हो जाएगा और इसका हो जाएगा 7। अच्छा, कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत है? अच्छा, कल पूछा था शुद्ध और आज शुद्ध एवं विकृत दोनों पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12। 7 जो होता है वो शुद्ध होता है और 5 जो होता है वो विकृत स्वर होता है। तो ये आपका चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 12। 7 शुद्ध और 5 विकृत। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में या फिर जोधपुर में? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन है ये प्रतिवर्ष आपका मुंबई में होता है। अब 5 सवाल हमारे और बच गए हैं, 60 सवाल हम लोगों ने कर लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आपको छोटे फॉर्म में मिल जाए। तानसेन दरबारी गायक कहाँ के थे? हुमायूं के थे, बहादुर शाह जफर के थे, अकबर के थे या फिर औरंगजेब के थे? तो आपको पता ही होगा कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी थे, दरबारी गायक थे। अगला सवाल है, जयदेव किस ग्रंथ की रचना है? राजतरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद या फिर हृदय कौतुक? जयदेव किस ग्रंथ की रचना है? तो ये सही हो जाएगा आपका गीत गोविंद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन पे मेरे पता नहीं क्यों ये हाईलाइट नहीं हो पाए हैं, जबकि था सब में। परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई या फिर चित्र की गोलाई? क्वेश्चन पूछा है कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कि पटल की गहराई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं जो भी बनाऊंगी 2017 का पेपर, फिर मैं अपने आप को छुपा लूँगी क्योंकि इससे स्क्रीन पे जगह नहीं बच पा रहा है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र बने हैं वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो सही हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका हैचिंग ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फिर 150 क्वेश्चन कर लिया है और फिर मैं आपको नेक्स्ट 2017 का पेपर करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सोशल स्टडीज़ करेंगे, फिर हम लोग पैडागॉजी करेंगे, फिर ईवीएस हिंदी वगैरह करेंगे। अभी लगभग 2 महीना है, तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने 2013 का पेपर नहीं देखा तो जाकर देखिए और लगाइए, ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही इस बार क्वेश्चन ले सकते हैं क्योंकि नया आयोग पुराने पैटर्न पे ही काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप उससे जुड़ जाइएगा। अगर कमेंट आता है मुझे तो कि मुझे ये PDF चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ वीडियो को आप मतलब देखिएगा ज़रूर, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।